हाँ तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे चट्टानों के प्रकार कि चट्टान जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित और रूपांतरित एक ही चट्टानें हैं। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो चट्टानें होती हैं मूल रूप से बेसिक रूप से एक ही चट्टान के अलग अलग चक्रीय क्रम में परिवर्तित होने से बनती हैं। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण होता है वो है आग्नेय चट्टान। इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले होने के कारण इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अन्य सभी चट्टानें इसी से बनती हैं, इसी के मटेरियल से बनती हैं। आग्नेय चट्टान के अपक्षय अनाच्छादन की वजह से अवसादी चट्टान के लिए मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं और उसके लिथिफिकेशन से शिलीभवन की क्रिया से अवसादी चट्टान बनती है। अवसादी के कायंत्रण से कायांतरित और रूपांतरित बनती है और कायांतरित और रूपांतरित के पुनः ताप और दाब से अति कायंत्रण होने से ये फिर से आग्नेय चट्टान बन जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्रीय क्रम होता है। इस चक्रीय क्रम को सबसे पहले जिस विद्वान ने अनुभव किया था उसका नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत का नाम है एक रूपता सिद्धांत। एक रूपता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कि चट्टानें जो हैं वो एक चक्रीय क्रम में हैं। कहां से ये चक्र शुरू होता है, कहां समाप्त होता है, न आदि का पता न अंत का कोई भविष्य, कहां समाप्त होता है वो भी जानकारी नहीं है। इस सिद्धांत की डिटेल हम वो आकृतिक संकल्पनाओं में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस परिचय को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये परिचय ये इनका होता है। तो जेम्स हटन एक रूपता सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक रूपता सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि चट्टानें जो होती हैं उनमें एक प्रकार का जो चक्रीय क्रम है वो पाया जाता है। जो सभी प्रकार की चट्टानें हैं उसमें चक्रीय क्रम पाया जाता है। और उन्होंने इसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य कहा जिसको कई बार पूछा जा चुका है, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये जो सेंटेंस दिया है यहां से कई बार इन चीजों के बारे में पूछा जा चुका है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जेम्स हटन ने ये कथन दिया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उसके बाद में हम नई चीजें देखते हैं कि जो चक्रीय क्रम है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होती है इस पर विभिन्न प्रकार के अनाच्छादन के कारक जो हैं वो काम करते हैं। यानी इसका क्या होता है? अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन भी होता है और क्या होता है? अपक्षय होता है। अपक्षय होने के बाद इसका अवसादीकरण होता है। जो मूल पदार्थ बना है इसका हुआ अवसादीकरण। अवसादीकरण की प्रक्रिया के बाद में जब भी इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी दबाव है, ताप है, वो काम करता है और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसको कहते हैं शिलीभवन, लिथिफिकेशन, शिलीभवन। ये वो मूल प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान। यहां से ये परीक्षा में सवाल आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है कि अवसादी चट्टान का निर्माण कौन सी प्रक्रिया से होता है। वहां आपको ऑप्शन में मिलता है अवसादीकरण। तो अवसादीकरण से अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता है। अवसादीकरण तो अवसादों के जमाव की प्रक्रिया को अवसादीकरण कहते हैं। वहां नई चट्टान नहीं बनती है।
उन अवसादों पर ताप दाब से कायंत्रण होके उसके मौलिक गुणों में बदलाव आ जाता है और जिससे नई चट्टान बनती है, तो वो प्रक्रिया है लिथिफिकेशन यानी शिलीभवन। मेरे दोस्तों, शिलीभवन की वजह से नई चट्टान का निर्माण होता है। तो शिलीभवन क्या है कि एक तरह से नई चट्टान का निर्माण होना, अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया को शिलीभवन कहते हैं। और यहां से अवसादी चट्टानें जो हैं उनका ताप से, दबाव से पुनः उसमें कायंत्रण हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, जिससे कायांतरित चट्टान बन जाती है, यानी कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखिए, कायांतरित चट्टान सीधे अवसादी चट्टान है, वो एक तरह से सीधे भी कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। और ये जो कायांतरित चट्टान है पुनः जो ताप और दाब जो है, ताप लगने से ये बिल्कुल लावा या मेग्मा में बदल जाती है, यानी ये एक तरह से अत्यधिक ताप के कारण मेग्मा का निर्माण हो जाता है। और वो जो मेग्मा है वो पुनः धरातल पर आकर के आगनिक चट्टान के रूप में जमा हो जाता है। तो ये चट्टान का चक्रीय क्रम है, यानी चट्टान का चक्रीय क्रम। मेरे दोस्तों, चट्टान का जो चक्रीय क्रम है, इस चट्टान के चक्रीय क्रम में हमें ये पता भी नहीं चल पा रहा कि वास्तव में कोई चक्र कहां से शुरू हुआ होगा। बस ऐसा मानते हैं कि ये प्राथमिक चट्टान है, सबसे पहले बनी है, यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये सबसे प्राचीन आदिम चट्टानें मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल है वो इन चट्टानों का जो है वो चलता ही रहता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ सबसे पहले हम डिटेल से इन चट्टानों को देखते हैं, जिसमें है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है वो ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा के एग्नियस, IGNEOUS एग्नियस से बना है, जिसका मतलब होता है अग्नि, यानी एक तरह से तप्त लावा से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको एग्नियस कहते हैं। ये चट्टान सबसे सर्वप्रथम बनी थी, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान जो है एक तरह से पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, यही सबसे प्राचीन बनी है, सबसे पहले बनी है। अन्य सभी चट्टानों का निर्माण इसी से होता है, इसलिए इसको आधारभूत चट्टानें भी कहते हैं। आधारभूत चट्टान किसको कहते हैं? आग्नेय चट्टानों को मेरे दोस्तों आधारभूत चट्टानें भी कहते हैं। जब इसमें तप्त लावा मेग्मा आता है और आके मेग्मा जम जाता है, देखना परतों का जमता है तो परतों का अभाव पाया जाता है, इसमें परतें नहीं होती। देखने में ऐसा लगता है जैसे दो बार लावा आकर के जमा होता है तो दो तहें आपको दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में वो परतें नहीं है, दोनों परतों में बड़ी समानता है, इसलिए आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। और यदि परतें नहीं हैं तो इसमें जीवाश्म भी नहीं है, जीवाश्म है उनका भी अभाव पाया जाता है, यानी इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, परतें भी नहीं पाए जाते हैं, यानी ये छिद्र भी नहीं होती हैं, यानी अछिद्रदार होती हैं, यानी रंध्र, जो रंध्र होते हैं रंध्र का अभाव होता है, रंध्र का इसमें क्या होता है? अभाव पाया जाता है। तो रंध्रों का इसमें अभाव है वो उसमें बिल्कुल पाया जाता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ रंध्र तो नहीं होते हैं, लेकिन चट्टानों में कुछ संधियां हो सकती हैं या कुछ दरारें हो सकती हैं। संधियां और दरारें इसमें उपलब्ध रहती हैं, संधियां और दरारें इसमें उपलब्ध रहती हैं। छिद्रदार, अछिद्रदार होने के कारण, यानी इसमें कोई छिद्र नहीं है, रंध्र नहीं है, उसके कारण पानी इसमें पहुंच नहीं सकता, और पानी नहीं पहुंचने के कारण इसका जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय इनका नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है। इनका जो अपघटन होता है वो किस प्रकार से होता है मेरे दोस्तों? ये भौतिक अपक्षय के द्वारा ही, भौतिक अपक्षय जो होता है उसी के द्वारा ही इन चट्टानों का विघटन और वियोजन होता है। रासायनिक अपक्षय इनका बहुत कम होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो पानी पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। एक मिनट, तो पानी जो पहुंच नहीं पाता है, तो इसलिए पानी नहीं पहुंचने के कारण जो रासायनिक अपक्षय है वो इनका बहुत कम होता है, परतें इसमें नहीं होती हैं। भौतिक अपक्षय जो होता है वो इनका बहुत ज्यादा होता है, रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरी विशेषता, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जीवाश्म खनिज भी नहीं पाए जाते हैं, केवल भारी धात्विक खनिज जो हैं, धातु खनिज हैं, वो इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इन आग्नेय चट्टानों की। अब हम आग्नेय चट्टानों का थोड़ा वर्गीकरण करते हैं, यानी आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानों के प्रकार, हाँ देखिए आग्नेय चट्टानों के प्रकार सबसे पहले हम वही देखते हैं जो हमने ज्वालामुखी में पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आप इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसी के माध्यम से जो लावा होता है वो लावा एक तरह से धरातल पर पहुंचता है और उसमें जमता है, और उस जमने के आधार पर ही उसमें जो मोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं, उनका निर्माण होता है। कि लावा में जो कणों का आकार होता है वो उसके ठंडे होने पर निर्भर करता है कि वो लावा कैसे ठंडा होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं, पहला आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और उसके बाद दूसरा जो है वो है बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान में एक है पातालीय, पातालीय, और एक दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय जो आग्नेय चट्टान है उसमें महत्वपूर्ण स्थान है वो ग्रेनाइट का माना गया है। पातालीय आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को पातालीय आग्नेय चट्टानें मानी जाती हैं। बैथोलिट जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों में भी पाए जाते हैं, तो ये अत्यधिक गहरे भी होते हैं, लेकिन बैथोलिट जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं उसमें ज्वालामुखी लावा ऊपर आने का प्रयास करता है तो मध्यवर्ती भागों में जम जाता है, इसलिए उसको मध्यवर्ती चट्टानें मानी जाती हैं। जो हमने लिखी थी यहां से शुरू कर रहे हैं हम, कौन कौन सी है मध्यवर्ती, यानी बैथोलिट, जो गुमद्दाकार लावा का जमाव होता है उसको हम बैथोलिट कहते हैं, जैसे रांची बैथोलिट है, आबू बैथोलिट है। ग्रेनाइट चट्टानों में ये पाए जाते हैं, अत्यधिक गहराई तक ये प्रवेश करते हैं लेकिन मेंटल में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी क्रस्ट में ही उनकी गहराई है वो होती है। उसके बाद में फेकोलिट, लेकोलिट, लेकोलिट जो होते हैं ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और परतदार चट्टानों में पाए जाने के कारण इनका जो आधार होता है वो समतल होता है, ऊपर से गुंबदाकार है ये होते हैं। उसके बाद में फेकोलिट, फेकोलिट का मतलब कि लहरदार जमाव जो होते हैं, अपनतिक जमाव जो होते हैं, अवतल रूप से जो जमी होती हैं, तो फेकोलिट लहरदार जमाव, पर्वतों की अपनति और अवनति में जो लावा का जमाव होता है वहां जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको फेकोलिट के नाम से जाना जाता है। इसकी डिटेल हमने ज्वालामुखी में बहुत अच्छे से लिखी थी, यहाँ एक बार पुनः हम इनको बता देते हैं। तो फेकोलिट, उसके बाद लेपोलिट, लेंस के आकार में जमाव होता है, फेकोलिट का होता है लेंस के आकार में। उसके बाद लेपोलिट, लेपोलिट का मतलब तस्तरी, जिसका जमाव अवतल रूप से हो, अवतलाकार रूप से हो, जैसे ट्रांसवाल में पाई जाती हैं, अवतलाकार रूप से इसका जमाव होता है, अवतलाकार रूप से जिसका जमाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेपोलिट के नाम से जानी जाती है। ऐसी जो लावा चट्टानें होती हैं। इसके अलावा सील, क्षैतिज रूप से जिसका जमाव होता है उसको सील कहते हैं। उसके बाद डाइक, सील और डाइक लंबावत रूप से स्तंभ की भांति जो चट्टानें खड़ी रहती हैं उसको क्या कहते हैं, डाइक कहा जाता है। इसके अलावा स्टॉक, लावा का जो भंडार होता है उसको स्टॉक कहते हैं।
और अन्य जो चट्टाने हैं जुलाइट। जुलाइट क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स ज्वालामुखी चट्टानों में केंद्रित होते हैं, दरारों में जो सिलिकेट्स पाए जाते हैं, उन सिलिकेट्स को क्या कहते हैं? जुलाइट कहते हैं। सिलिकेट्स का जो समूहन होता है मेरे दोस्तों, उन सिलिकेट्स के समूहन को जुलाइट के नाम से जाना जाता है। तो जुलाइट, सिलिकेट्स के समूहन को जुलाइट के नाम से जाना जाता है। बाह्य चट्टाने, देखिए बाह्य चट्टाने जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? बाहर आकर के जब चट्टाने वो जमती हैं, तो बाहर आकर के जमने से जो बड़े बड़े ज्वालामुखी पिंड आकर के गिरते हैं, जैसे ज्वालामुखी बम, लेपिली, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ज्वालामुखी पिंड जो चट्टानों के रूप में आते हैं, उसको ज्वालामुखी बम कहते हैं। छोटे मटर के दाने के आकार के टुकड़े होते हैं, उसको लेपिली कहा जाता है। और ब्रेशिया, जो कर्णात्मक टुकड़े होते हैं, फलक वाले टुकड़े होते हैं, उसको ब्रेशिया के नाम से जाना जाता है। तप्त पिंड जो आते हैं उसको सामूहिक रूप से पाइरोक्लास्ट भी कहते हैं। ठोस पदार्थ जो निकलते हैं उसको टेफ्रा कहते हैं। ये सारी चीजें हमने ज्वालामुखी के समय बहुत अच्छे से क्लियर की थी, दोबारा हम इनका रिवीजन एक तरह से कर देते हैं। इसके अलावा बाहर जो चट्टानें आती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बेसाल्ट और दूसरा है ग्रेबो। तो बेसाल्ट और ग्रेबो ये महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टानें हैं जो बाहर आकर के लावा और मेग्मा जो जमता है, जो मेग्मा होता है वो आकर के जमता है, उसको हम एक तरह से क्या कहते हैं? बेसाल्ट और ग्रेबो के नाम से जानते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हैं। आप इस टेबल को इस तरह से बना सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो और इसको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर याद करना है इसको। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, कणों के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो पहला जो है, देखिए पहले ये कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा समझ लें। जहां एक छोटी सी कंसेप्ट है कि कणों के आकार कैसे चेंज होते हैं आग्नेय चट्टानों में विशेषकर। तो यहाँ हम बहुत बार इस चीज को बता चुके हैं कि जो कण के आकार हैं वो लावा, जो मेग्मा बाहर निकलता है, उस मेग्मा जब बाहर आके जमना प्रारंभ करता है, उसके ठंडे होने की जो दर है, कैसे वो ठंडा होता है, शीघ्रता से ठंडा होकर जमता है, धीरे धीरे जमता है, उसकी जो जमने की स्पीड होती है, गति होती है, उसी से कणों के आकार का जो निर्माण होता है, उसके उस आकार का डिसीजन जो होता है उसी से हो जाता है। तो जब लावा जो होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो जो बड़े कण हैं चट्टान के वो बनेंगे, बड़े कण बनेंगे। कब? जब लावा धीरे धीरे ठंडा होगा। लावा जब शीघ्रता से ठंडा होगा, शीघ्रता से ठंडा होगा, तो शीघ्रता से ठंडा होने के लिए जब उसमें कण बनने के लिए समय नहीं मिलेगा तो कण क्या होंगे? महीन होंगे। मान लीजिए लावा बाहर निकलते ही तुरंत जम गया तो कण होंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कण बनने के लिए थोड़ा समय चाहिए उसमें, तो वो कण इसमें बनेंगे नहीं। तो कणों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं उनको हम डिसाइड करते हैं। पहला है पेग्मेटिटिक आग्नेय, पेग्मेटिटिक आग्नेय चट्टान। इसमें लावा जो होता है स्नेह ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। लावा के धीरे धीरे ठंडे होने से उसमें कणों का आकार बड़ा हो जाता है। तो इसमें लावा याद रखेंगे, लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए कणों का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है।
बड़े आकार के कण, हम लिख सकते हैं कि बहुत बड़े आकार के कण होते हैं। सबसे बड़े कणों वाली चट्टान यही होती है जिनको पेगमेटिटिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसमें कण जो है वो बहुत बड़े होते हैं। इसका उदाहरण भी उस चट्टान के नाम से वही नाम दिया जाता है दोस्तों, जैसे पेगमेटिटिक ग्रेनाइट। पेगमेटिटिक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, तो पेगमेटिटिक ग्रेनाइट जो है ये बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान मानी जाती है। उसके बाद फेगमेटिक, फेगमेटिक आग्नेय चट्टान, फेगमेटिक आग्नेय चट्टान। जो फेगमेटिक आग्नेय चट्टान होती है उसमें कण जो होते हैं छोटे होते हैं, यानी इसमें छोटे कणों का निर्माण होता है। फेगमेटिक आग्नेय चट्टान, फेगमेटिक आग्नेय चट्टान जो होती है उसमें छोटे कणों का निर्माण होता है, जबकि पेगमेटिटिक सबसे बड़े कणों वाली चट्टान है। और यहाँ जो इसकी महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो एक तरह से ग्रेनाइट, जो औसत ग्रेनाइट माना जाता है वो फेगमेटिक होती है। जो ग्रेनाइट होती है वो फेगमेटिक की श्रेणी में मानी जाती है। इसमें कणों का आकार छोटा होता है, पेगमेटिटिक में सबसे बड़े, फेगमेटिटिक में उससे छोटे। और उसके बाद है एफेगमेटिक। एफेगमेटिक होते हैं, उसमें बहुत महीन कण होते हैं, बहुत महीन कण जो होते हैं वो उसके पाए जाते हैं। क्योंकि सबसे छोटे कण, क्योंकि इसमें लावा जो होता है वो शीघ्रता से जम जाता है, शीघ्रता से आके जम जाएगा, तो वो चट्टानें जो होती हैं वो एफेगमेटिक चट्टानें हैं, वो बनती हैं। ये ऐसा इस प्रकार होता है कि जब विशेष रूप से दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं उसके समय ऐसा होता है कि लावा दरार से काफी क्षेत्रों में एक तरह से फैला होता है, विस्तार उसका ज्यादा हो जाता है दरार में, जिसकी वजह से वो शीघ्रता से जम जाता है। इसके जो उदाहरण हैं ये हैं, यानी बेसाल्ट और ग्रेबो। बेसाल्ट और ग्रेबो, बेसाल्ट और ग्रेबो जो है ये एक तरह से एफेगमेटिक चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके अलावा इसमें है एफेगमेटिक, तो आकार के आधार पर पेगमेटिटिक, फेगमेटिक, एफेगमेटिक, और उसके बाद में है ग्लासी। ग्लासी आग्नेय चट्टान। ग्लासी आग्नेय चट्टान का मतलब जिसमें अतिशीघ्र लावा जम जाता है। लावा का जमाव जो होगा एक तरह से क्या हो जाता है, अतिशीघ्र हो जाता है। अतिशीघ्र होने के कारण वो चट्टानें जो होती हैं वो कण विहीन होती हैं, कण विहीन, उसको ग्लासी आग्नेय चट्टान कहते हैं। कण विहीन आग्नेय चट्टान में ऑब्सीडियन जो है ये एक तरह से कण विहीन आग्नेय चट्टान है। और इसके बाद में प्यूमिस और पिच स्टोन, पत्थर की पिच है, पिच स्टोन है, प्यूमिस है और ऑब्सीडियन है। ये कण विहीन आग्नेय चट्टान मानी जाती है। इसमें जो लावा होता है वो बहुत ही शीघ्रता से जम जाता है। शीघ्रता से जमने के कारण इसमें कणों का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है पायरोफेरिक आग्नेय चट्टान। पायरोफेरिक आग्नेय चट्टान। पायरोफेरिक आग्नेय चट्टान जो होती है वो एक तरह से मिश्रित, पायरो जो शब्द है वो अपने आप में मिश्रण का बोध करवाता है। पायरो शब्द जहां कहीं भी आता है आपके सामने तो आप समझ जाएंगे कि वो मिश्रण का बोध कराता है। चाहे पायरोस्फीयर हो, ये पायरोफेरिक है। तो पायरोफेरिक का मतलब कि जो मिश्रण वाले जो हैं, मिश्रित प्रकार के कण पाए जाते हैं। मिश्रित कण, मिश्रित का मतलब आकार की दृष्टि से मिश्रित आकार के कण पाए जाते हैं। यानी लावा ठंडे होने की गति भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग भागों में लावा अलग अलग गति से ठंडा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न भागों में लावा
कि ठंडे होने की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग गति से लावा ठंडा होता है, जिसके कारण विभिन्न आकार के कण एक ही चट्टान के अलग अलग भागों में, चट्टानों का आकार जो वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इस चट्टानों का हम पाइरोफेरिक आगनिक चट्टान के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये होती है पाइरोफेरिक आगनिक चट्टान। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेगमेंटल आग्नेय चट्टान। फ्रेगमेंटल आग्नेय चट्टान। तो फ्रेगमेंटल आग्नेय चट्टान जो होती है, उस फ्रेगमेंटल, कोई भी शब्द है फ्रेगमेंटल, उस फ्रेगमेंटल का अर्थ होता है दोस्तों विखंडित, यानी उसके विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स बने हुए हैं, विखंडित हैं। तो चट्टानें जब आग्नेय चट्टान टूटी हुई होती है अलग अलग प्रकार से, तो उसको हम फ्रेगमेंटेड या विखंडित आग्नेय चट्टान कहते हैं, यानी विखंडित आग्नेय चट्टान के नाम से उसको जानते हैं, क्योंकि उसके जो टुकड़े होते हैं वो अलग अलग प्रकार के टुकड़े उसमें बन जाते हैं। तो ये इसमें कणों के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उसके बारे में सबसे पहले पेग्मेटिटिक, जिसमें कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, लावा बहुत धीरे धीरे जमता है, इसलिए उसको पेग्मेटिटिक आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद में है फेग्मेटिक का मतलब कण छोटे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। एफेग्मेटिक बहुत महीन कण होते हैं, उसको एफेग्मेटिक कहते हैं। और उसके बाद ग्लासी अति शीघ्रता से जम जाता है, अति शीघ्रता से जमने के कारण कण बिल्कुल महीन होते हैं। और महीन कण के उदाहरण ये जो है, ये इनके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? यानी जो ग्लासी चट्टानें होती हैं, जिसमें ग्लासी चट्टानों में क्या होता है, कण नहीं पाए जाते हैं, कण विहीन चट्टानें होती है। जैसे ग्लास होता है तो ग्लास में आपको कण नहीं दिखाई देता है, उसी के नाम से इसका नाम ग्लासी चट्टानें रखा गया है। तो लावा जब शीघ्रता से जम जाता है तो इसको ग्लासी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ऑब्सीडियन, प्यूमिस और पिच स्टोन, ये तीन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तीन ही उदाहरण हैं, इसलिए तीनों उदाहरणों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऐसी चट्टानें जिसमें कण नहीं है। ऑब्सीडियन, पिच स्टोन और प्यूमिस, ये तीनों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में पाइरोफेरिक। पाइरो शब्द से आपको बताया, पाइरो शब्द है वो अपने आप में मिश्रित होने का अर्थ का बोध करवाता है। तो ये मिश्रित कणों के आकार वाली चट्टानें हैं, उसको पाइरोफेरिक कहते हैं। विभिन्न भागों में लावा ठंडे होने की दर जो है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कणों का उसमें निर्माण हो जाता है। उसके बाद में फ्रेगमेंटल आग्नेय चट्टान, यानी विखंडित आग्नेय चट्टान, टूटी हुई आग्नेय चट्टान होती है, उसको भी हम आग्नेय चट्टान विखंडित फ्रेगमेंटल मानते हैं। और उसके बाद में आता है सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2-3 बार हम इनको देख चुके हैं। ज्वालामुखी में भी हमने देखा इनको, सिलिका की मात्रा के आधार पर आगली चट्टानें। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण आता है सबसे पहले, यानी अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, उसको हम अम्लीय चट्टान कहते हैं। सिलिका की मात्रा जिसमें 65% से अधिक होती है उसको हम अम्लीय चट्टान कहते हैं। और अम्लीय चट्टान का उदाहरण जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान का उदाहरण है। यहां पर यही पूछा जाता है कई बार कि अम्लीय चट्टानों में सिलिका कम to है या ज्यादा होती है। अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद है मध्यवर्ती अम्लीय चट्टान। मध्यवर्ती अम्लीय चट्टान जो होती है उसमें 55 से 65% तक सिलिका की मात्रा होती है। इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है डायोराइट। दोस्तों डायोराइट का नाम याद रखेंगे, डायोराइट जो होती है वो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये मध्यवर्ती अम्लीय चट्टानें हैं, इसमें सिलिका की मात्रा 55 से लेकर के 65% तक होती है।
और उसके बाद में है बेसिक। तीसरा जो है वो है बेसिक आग्नेय चट्टान, या इसका दूसरा नाम है पैठिक आग्नेय चट्टान। मेरे दोस्तों, इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, और इसका जो उदाहरण है वो है डोलेराइट। डोलेराइट इसका उदाहरण है। तो ये डायोराइट है जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, और जो डोलेराइट है जो एक तरह से बेसिक है। बेसिक जो चट्टाने हैं वो डोलेराइट, और डोलेराइट के साथ बेसिक जो के उदाहरण जो सबसे लोकप्रिय हैं, बार बार हम यूज करते हैं, बेसाल्ट और ग्रेबो। बेसाल्ट और ग्रेबो, और इसके साथ डोलेराइट, ये तीन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो बेसाल्ट ग्रेबो तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डोलेराइट को भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, ऐड कर लेंगे कि ये भी जो है वो क्या बेसिक है, आग्नेय। बेसाल्ट और ग्रेबो तो आपको याद हो चुके होंगे क्योंकि हमने बहुत बार इनका नाम है वो लिया है। तो डोलेराइट, और उसके बाद में जो है ये अल्ट्रा बेसिक, यानी अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टाने। तो जो अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टाने होती है, अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान, इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो 45% से कम होती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर 45% से कम सिलिका की मात्रा जब होती है तो इसमें पेरिडोटाइट और डूनाइट, इसके उदाहरण है पेरिडोटाइट व डूनाइट। पेरिडोटाइट व डूनाइट इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, पेरिडोटाइट व डूनाइट। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से सिलिका की मात्रा के आधार पर जो विभाजन है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में जो रासायनिक संगठन है, यानी ये एक तरह से रासायनिक संरचना है, इसकी रासायनिक जो संरचना है उसमें मान सकते हो सिलिका के आधार पर ये वर्गीकरण हमने किया है। और उसके बाद में आता है रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानें। हाँ देखिए, रासायनिक जो संगठन है उसके आधार पर जो चट्टानें हैं उसमें फेल्सिक और मेसिफ दो प्रकार की चट्टानें हैं, यानी फेल्सिक आग्नेय और दूसरा है मेसिफ, मेसिफ आग्नेय चट्टान। यानी फेल्सिक आग्नेय चट्टान है, उसमें एक तरह से फेरस यानी लोहे, फेल्सपार, क्वार्ट्ज की अधिकता होती है, सिलिका की अधिकता भी होती है। यानी इसमें जो फेल्सपार होता है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज की अधिकता होती है। हम कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों में ही सिलिका पाई जाती है तो इसमें सिलिका की अधिकता होती है। और इसमें जो मेसिफ होता है इसमें लोहा और मैग्नीशियम, में से याद रखोगे कि मैग्नीशियम की भी इसमें अधिकता होती है। तो ये इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, फेल्सिक और मेसिफ। इसको थोड़ा सा याद रखोगे, फेल्सिक यानी फेल्सपार और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, क्वार्ट्ज भी होता है इसमें, और मेसिफ जो मैग्नीशियम और लोहा इसमें ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक संरचना है उसके आधार पर भी इन जो विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टान है इनको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए जो स्थलाकृतियां बनती हैं आग्नेय चट्टान से बनने वाली स्थलाकृतियां, बार बार आप वीडियोज को रिपीटेशन करके देखेंगे, बार बार देखेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़े से नए नाम हैं, थोड़े से मेंटल लेवल से थोड़े से हटके हैं, लेकिन बार बार जब अच्छे से इनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो आग्नेय चट्टानों से बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। देखिए ये स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार से
या ज्वालामुखी उद्गार के असफल प्रयासों से आंतरिक भागों में बन जाती है। फिर क्या होता है, अपर्दन अनाच्छादन से ऊपरी परत हटके अंदर से उन आग्नेय चट्टानों को वो निकाल लाते हैं। जैसे कोई नदी घाटी है, ऊपर की मुलायम अवसादी चट्टानों को हटाकर नीचे से आग्नेय चट्टानों में शिलाकृतियां बना देती है, या फिर वायु द्वारा अपर्दित करके नीचे से विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानों की शिलाकृतियों को निकाल लाया जाता है। उन शिलाकृतियों से बहुत बार सवाल पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं वहां से सवाल। देखिए चट्टानों के जो सवाल हैं आग्नेय के, वो वहीं से, क्योंकि आपको शब्दों के जो हम लिखेंगे यहीं तभी पता चल जाएगा कि हाँ ये शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको अच्छे से समझना है। प्रश्न की जो भाषा पूछी जा चुकी है उसी लय में हम बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से उनको याद रखना है। सबसे पहला है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन गुंबद। देखो एक्सफोलिएशन शब्द को भी समझना। एक्सफोलिएशन का मतलब है ऊपर से अनावृत करना, जो ऊपर कोई आवरण है उसको हटाना, वो एक्सफोलिएशन करना होता है। यानी किसी चीज को हम एक्सपोज्ड करते हैं कि हम आपको एक्सपोज्ड कर देंगे, यानी ऊपर के पर्दे को हटा देंगे, ऊपर के आवरण को हटा देंगे। तो कहने का मतलब है तो गुंबद ही, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ गुंबद है, आंतरिक भाग में है। धीरे धीरे बाहरी अनाच्छादन के कारकों से उसका अपर्दन और अपक्षय होकर के उसको अनावृत कर दिया जाता है, जिससे वो अंदर की गुंबदाकार संरचना हमें दिखाई देती है। उसको एक्सफोलिएशन गुंबद के नाम से जाना जाता है। एक्सफोलिएशन गुंबद के उदाहरण है काके गुंबद, और दूसरा है बूटी गुंबद। काके गुंबद और बूटी गुंबद, ये दोनों गुंबद हैं, ये झारखंड में है। देखिए क्या संरचना थी इनकी, दोबारा समझिए। एक्सफोलिएशन गुंबद क्या होता है, बनते कहां हैं, ये आंतरिक भाग में थे, प्रारंभ में धरातल के नीचे बने थे, क्रस्ट के कुछ गहराई पर बने थे, और कुछ गहराई पर बनने के बाद क्या हुआ, इसमें गहराई पर बनने के बाद इसमें हुआ अनाच्छादन। अनाच्छादन से क्या हो गए, अनावृत हो गए, यानी अनाच्छादन से परतों को हटा दिया। नीचे से जो गुंबदाकार स्थलाकृति निकली है, उस गुंबदाकार स्थलाकृति को एक्सफोलिएशन गुंबद के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट स्थलाकृति देखिए, मेषा। मेरे दोस्तों मेषा से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। मेषा जो होती है लावा के कर्मिक जमाव से बनती है, लावा के कर्मिक जमाव से बनती है। जैसे देखिए और नदी घाटियां वहां प्रवाहित होती रहती हैं। यहां लावा का कर्मिक जमाव था, यानी सतत रूप से लावा का जमाव था, लेकिन पानी के प्रवाह ने, नदियों के प्रवाह ने काट करके इस प्रकार की घाटियां बना ली। और ये घाटियां जो होती हैं, देखो इसमें क्या होता है, घाटियां अपर्दित होकर के गहरी होती जाती हैं, लेकिन ये जो समतल सतह बनी है, ये जो ऊपर सपाट शीर्ष बना हुआ है, ये आग्नेय चट्टानों की कठोर चट्टानें हैं। और ये कठोर चट्टानें अपने नीचे स्थित भागों को संरक्षित रखती है, ये इनका अपर्दन नहीं होने देती। तो ये ऊंचा और समतल भाग जो बना है इसको मेषा कहते हैं। यानी और ये जो है नदी घाटी है, ये एक तरह से क्या है, नदी घाटी है। ये भी क्या है, नदी घाटी है। ये जो समतल बना हुआ है ये क्या कहते हैं, मेषा कहलाता है, मेषा। और इसी प्रकार का जो ग्रांड मेषा है, ग्रांड मेषा, ग्रांड मेषा, जो ग्रांड मेषा है वो यूएसए में, और यूएसए के केलोरेडो प्रांत में ग्रांड मेषा। तो मेषा एक सपाट शीर्ष वाली स्थलाकृति होती है, विस्तृत होती है, उसको मेषा के नाम से जाना जाता है। देखिए धीरे धीरे ये नदी घाटी इसको काटती जाएगी, इसको काटने की कोशिश करेगी, नीचे से इसकी जो मिट्टी है उसको हटा देगी,
क्योंकि इसको संरक्षित कर रखा ऊपर से, लेकिन नीचे से इस मुलायम चट्टानों को हटा दी जाएगी और आकार में जब ये छोटी हो जाएगी तो उसको बूटी कहते हैं। यानी मेशा और बूटी जो हैं ये आग्नेय चट्टानें कहां पर हैं? जल प्रवाह क्षेत्र में हैं। जल प्रवाह क्षेत्र में कहां पर बनती हैं? जल प्रवाह क्षेत्र में। एक्सपोलिशन गुंबद वायु द्वारा प्रवाहित क्षेत्रों में बनता है। जो एक्सपोलिशन गुंबद होता है वो कहां बनता है? एक तरह से वायु प्रवाहित क्षेत्रों में। और ये जो मेशा और बूटी होती हैं ये जल प्रवाह क्षेत्रों में बनता है। यानी ये जो होता है, हम इसको यहां लिखते हैं कि दोनों जो होते हैं ये जल प्रवाह क्षेत्र में बनते हैं और ये आकार में छोटी होती है। यानी आकार में छोटी होती है। दोनों एक जैसी हैं, बस अंतर क्या है? अंतर इतना है कि ये दोनों जो है वो आकार में छोटी होती हैं और इस प्रकार से ये बनी होती है मेशा और बूटी। इसी के प्रकार से दो और एक जैसी ही जुड़ी हुई स्थलाकृति हैं जिसका नाम है हॉगबैक और दूसरी का नाम है क्विस्टा। क्विस्टा, हॉगबैक, क्विस्टा। देखिए कैसे होते हैं हॉगबैक और क्विस्टा। देखो दोनों ही विशेषता जो है, दोनों की समानता क्या है? लंबी होती है, दोनों ही संकीर्ण होती है, दोनों ही कठोर चट्टानें। कठोर चट्टान का मतलब आग्नेय चट्टानें, ऐसी विशेषता इसकी है। ये भी लंबी होती है, संकीर्ण होती है और ये भी कठोर चट्टानों से बनी होती है। दोनों की विशेषता समान है। दोनों से बार बार सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अंतर देखिए दोनों में। हॉगबैक जो है, हॉगबैक खड़े ढाल वाली होती है। यानी इसके ढाल जो होते हैं वो खड़े ढाल पाए जाते हैं। मूलभूत अंतर यही है, बिल्कुल तीव्र और खड़े ढाल होते हैं। और इसके ढाल जो होते हैं क्विस्टा के वो झुके होते हैं, ढाल झुके होते हैं। मेरे दोस्तों ये मूलभूत अंतर है और यहीं से ये दोनों ही किससे मिलकर बनी हैं? यानी आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है। यानी आग्नेय चट्टानों से ही इसका जो निर्माण है वो होता है। तो हॉगबैक और क्विस्टा दोनों आग्नेय चट्टानों से बनने वाली स्थलाकृति हैं और अंतर केवल इतना है कि जो हॉगबैक है उसके ढाल खड़े होते हैं और क्विस्टा जो होता है उसके ढाल झुके होते हैं। तो ये आग्नेय चट्टानों से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि विश्व में या हमारे धरातल पर कौन कौन सी प्रमुख आग्नेय चट्टान है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है जिसकी बार बार हमने चर्चा की है और ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है वो बहुत महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है। यानी ये एक तरह से पातालीय आग्नेय चट्टान मानी जाती है। पातालीय आग्नेय चट्टान, ये पातालीय आग्नेय चट्टान है। इसके कण जो होते हैं वो एक प्रकार से मोटे होते हैं, मोटे कणों वाली चट्टान पाई जाती है ग्रेनाइट आजकल आप जानते हो बहुत ज्यादा बहुउपयोगी हो चुका है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। भवन निर्माण में आजकल बहुत ज्यादा इसको काम में लिया जाता है। तो ग्रेनाइट जो होता है उसकी जो फेल्सपार की मात्रा है वो उसमें सर्वाधिक होती है। यानी ग्रेनाइट में जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो होती है फेल्सपार। फेल्सपार इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। फेल्सपार जो खनिज समूह है वो सर्वाधिक होता है किसमें? ग्रेनाइट में। यानी जो ग्रेनाइट है उसमें फेल्सपार सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें? इसके अलावा क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट यानी क्वार्ट्ज बोल सकते हो, आपको क्वार्ट्ज लिख सकते हो। यानी जो क्वार्ट्ज होता है वो होता है। क्वार्ट्ज के कारण ये ग्रेनाइट जो होता है एक तरह से कठोर होता है। इसके अलावा इसमें आर्थोक्लास्ट होता है, आर्थोक्लास्ट पाया जाता है। जो आर्थोक्लास्ट होता है उस आर्थोक्लास्ट के कारण इसका रंग पीला होता है।
इसके अलावा इसमें हॉर्न ब्लेड होता है, हॉर्न ब्लेड। हॉर्न ब्लेड के कारण इसका रंग एक तरह से काला रंग जो होता है वो हॉर्न ब्लेड के कारण होता है। आर्थोक्लास्ट है, इसके कारण इसका जो पीला रंग होता है, पीला रंग, और इसके कारण यानी जो क्वार्ट्ज होता है इसके कारण इसका जो भूरा रंग होता है उसके कारण, क्वार्ट्ज के कारण होता है, और जो कठोरता आती है वो भी एक तरह से इस क्वार्ट्ज के कारण है, वो आती है। फेल्सपार होता है, क्वार्ट्ज होता है, आर्थोक्लास्ट होता है, हॉर्न ब्लेड होता है, ये सभी इस ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद रखोगे इसमें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ग्रेनाइट समूह की चट्टानें हैं उनको भी आप लिखना चाहो, ग्रेनाइट समूह की चट्टानें, ग्रेनाइट समूह की चट्टानें। तो ग्रेनाइट समूह की चट्टानें जो हैं, एक रायोलाइट, एक पिच स्टोन, रायोलाइट है, पिच स्टोन है। तो ये जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं ये एक तरह से ग्रेनाइट समूह की चट्टानें हैं। इसके अलावा जैसे ये ऑब्सीडियन होता है आपका, प्यूमिस होता है, ये भी एक तरह से ग्रेनाइट समूह की चट्टानें हैं। तो इसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, आर्थोक्लास्ट, हॉर्नब्लेड ये एक तरह से सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण चट्टान होगी ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट की पूरी विशेषताएं, ग्रेनाइट की पूरी विशेषता याद रखोगी, ग्रेनाइट किस प्रकार से पाया जाता है। ग्रेनाइट के बाद में जो होता है वो होता है बेसाल्ट। देखिए ग्रेनाइट या आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, ग्रेनाइट को हम खोद करके निकालते हैं, तो ग्रेनाइट माइनिंग से प्राप्त होता है। तो ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। बेसाल्ट किसको कहते हैं? बेसाल्ट जब मेग्मा बाहर आके जमता है लावा के रूप में तो वो बेसाल्ट चट्टानें मानी जाए, बेसाल्ट और ग्रेबो। तो बेसाल्ट जो होती है ये याद रखेंगे कि बाह्य आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? बाह्य आग्नेय चट्टान। लावा और मेग्मा आता है इसमें एक तरह से हम कहें कि इसमें सिलिका और जो मैग्नीशियम होता है वो इसमें पाया जाता है। यानी जो बेसाल्ट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा है वो होती है। बेसाल्ट तेजी से जमता है, यानी जब ये बेसाल्ट तेजी से जमता है, जिसमें जब इसका जमाव तेजी से जब जमाव होता है, सामान्यतः इसके कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं, लेकिन तेजी से जो जमाव होता है उसको एफेनेटिक जो बेसाल्ट होता है उस नाम से उसको जाना जाता है। एफेनेटिक बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है जब ये तेजी से जम जाता है, क्योंकि तेजी से जमेगा तो इसका मतलब उसमें कणों का निर्माण है वो बहुत अच्छे से हो नहीं पाएगा। ग्रेनाइट की अपेक्षा ये मुलायम होते हैं क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज की मात्रा का थोड़ा अभाव होता है, यानी इसमें जो है वो फेल्सपार पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है। और फेल्सपार आपने देखा होगा उस कठोरता क्रम में बहुत नीचे था, इसलिए वहां पर जो फेल्सपार है ये मुलायम होता है, क्वार्ट्ज जो है वो कठोर होता है। तो इसमें क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं होने के कारण ये जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट दोस्तों बेसाल्ट है, ये एक तरह से मुलायम चट्टान के रूप में जाना जाता है, यानी मुलायम चट्टान होता है क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानें होती हैं इनके बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। फेल्सपार है, सिलिका है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा इसमें लोहा भी उपस्थित होता है, यानी सिलिका मैग्नीशियम है, लोहा भी इसमें अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़े से याद रखनी है। हालांकि यहाँ से सवाल जो है वो देखने कैसे बनेंगे वो आपको आईक्यू लेवल पे डिपेंड करते हैं। आप उस चीज को कैसे डिफाइन कर पाओगे, कौन सी विशेषता वहां पर बेसाल्ट की है, कौन सी ग्रेनाइट की है। तो यहाँ जो आपने सियाल, सीमा और नीफे देखी थी, आपने जो क्रस्ट, मेंटल और कोर की जो विशेषताएं देखी थी, वहां उनको भी आप कनेक्ट करते हुए इन चीजों को याद रखेंगे कि बेसाल्ट जो है वो कहां से आएगा। तो बेसाल्ट जो वो सीमा का पार्ट है, सीमा में दुर्बलता मंडल है वहां बेसाल्ट होता है, तो वहां सिलिका और मैग्नीशियम होती है, सामान्य सी बात है। फिर वो बाहर आके जमता है तो वो चट्टान के रूप में होता है, उसको बेसाल्ट हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो आग्नेय चट्टानें हैं उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से याद रखना है।